नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। असम और अरुणाचल प्रदेश ने अंतर्राज्य सीमा विवाद के निपटारे के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का काम समाप्त। गुजरात में नरोदा पाटिया मामले में विशेष अदालत ने माया कोडनानी सहित सभी आरोपियों को बरी किया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गैर सरकारी इकाइयों को आधार प्रमाणीकरण अधिकार देने संबंधी नियमों का प्रस्ताव किया और आईपीएल क्रिकेट में मोहाली में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पंजाब किंग्स को 24 रन से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने दोनों राज्यों के बीच अंतर्राज्य सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते से दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित 123 गांवों का विवाद समाप्त हो जाएगा। ये समझौता ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जनसांख्यिकीय स्थिति, प्रशासनिक सुविधा, सीमा से निकटता और निवासियों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच अंतर्राज्य सीमा विवाद के निपटारे के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना एक बड़ी उपलब्धि है। 1972 से लेकर आज तक जिस सीमा विवाद को सुलझाया नहीं जा सका, लोकल कमीशन की रिपोर्ट विवाद से ग्रस्त रही। वो रिपोर्ट को दोनों राज्य सरकारों ने स्वीकार कर 700 किलोमीटर से लंबी असम अरुणाचल सीमा का विवाद आज समाप्त कर दी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मैं दोनों राज्यों की जनता, मुख्यमंत्री और हमारे किरण रिजिजू जी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का काम आज समाप्त हो गया। नामांकन भरने से पहले ज्यादातर उम्मीदवारों ने रोड शो और चुनाव रैलियां की। इस बीच कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने आज कर्नाटक में कनकपुरा से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। उनके भाई और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार सोमवार इसी निर्वाचन क्षेत्र से पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। संवाददाताओं से बातचीत में सुरेश ने कहा कि जांच के बाद कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन रद्द होने की स्थिति में एहतियात के तौर पर उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। राज्य में 10 मई को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 13 मई को होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में विभिन्न एजेंसियों ने बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की है। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद से विभिन्न एजेंसियों की ओर से जब्त किए गए नकद तथा अन्य वस्तुओं की कीमत 244 करोड़ रुपए से ज्यादा है। राज्य में अब तक 82 करोड़ रुपए से अधिक नकद जब्त हो चुके हैं। 13 लाख लीटर से ज्यादा शराब बरामद हुई है और 15 करोड़ रुपए मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों की ओर से जब्त किए गए नकद रुपए और अन्य वस्तुओं के संबंध में 1700 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। गुजरात में अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने 2002 के नरोदा गांव नरसंहार मामले में पूर्व मंत्री माया कोडनानी सहित सभी 69 आरोपियों को बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश सुविधा बख्शी ने 21 वर्ष पुराने मुकदमे में आज फैसला सुनाया। गोधरा कांड के विरोध में 28 फरवरी 2002 को बंद का आह्वान किया गया था। इस दौरान अहमदाबाद के नरोदा गांव इलाके में हुए दंगों में 11 लोग मारे गए थे। मामले में 86 आरोपी बनाए गए थे। सुनवाई के दौरान 17 आरोपियों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद 69 आरोपी शेष रह गए थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकारी मंत्रालयों और विभागों के अलावा अन्य इकाइयों को आधार प्रमाणीकरण अधिकार देने संबंधी नियमों का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य जीवन में आसानी और नागरिकों के लिए सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना है। मंत्रालय ने प्रस्ताव में कहा है कि सरकारी मंत्रालय या विभाग के अलावा आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने की इच्छुक कोई अन्य इकाई अपना प्रस्ताव केंद्र या राज्य सरकार में संबंधित मंत्रालय या विभाग में जमा कर सकती है। मंत्रालय ने संबंधित पक्षों और जनता से इस संबंध में संशोधनों के लिए सुझाव मांगे हैं। सुझाव 5 मई तक माईगव प्लेटफॉर्म पर भेजे जा सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत संघर्षरत सूडान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए तैयार है, लेकिन ये प्रक्रिया जमीनी स्थिति पर निर्भर करेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज नई दिल्ली में बताया कि सूडान में स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। सूडान में भारतीय दूतावास पर हमले के बारे में श्री बागची ने कहा कि दूतावास जिस इलाके में स्थित है वहां संघर्ष बहुत भीषण है, लेकिन हमले की पुष्टि नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि दूतावास सूडान में भारतीयों के निरंतर संपर्क में है। Our embassy is in touch with the family of the deceased as well as medical authorities there. Just to give you a sense, look, the situation on the ground continues to be quite tense. It remains very tense, which renders any movement very risky. So currently our focus is on ensuring the safety and well-being of the individuals wherever they are located. यमन में भगदड़ में 78 लोगों की मृत्यु पर श्री बागची ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने यमन में संघर्ष जल्द समाप्त होने की आशा व्यक्त की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत आपदा जोखिम उन्मूलन को विशेष महत्व देता है। भारत इस क्षेत्र में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के साथ अधिक सहयोग और आपसी विश्वास के लिए अपनी विशेषज्ञता और अनुभव साझा करने को तैयार है। श्री शाह ने आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की आपात स्थितियों की रोकथाम और उन्मूलन मामलों के विभाग प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता की। गृहमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्र में भीषण प्राकृतिक आपदाओं के साथ काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। श्री शाह ने कहा कि जोखिम उन्मूलन अब केवल स्थानीय मसला नहीं रह गया है। विश्व के एक हिस्से में की गई कार्रवाई का असर विश्व के अन्य भागों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि आपदा रोकथाम की चुनौतियां संपूर्ण विश्व में एक जैसी हैं और इसलिए संगठन के सभी सदस्य देशों को आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था हर स्तर पर सबसे क्रियाशील और जीवंत है। नई दिल्ली में आज 16वें सिविल सेवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने सिविल सेवकों से केंद्र और राज्यों के प्रशासन में समानता लाने का आह्वान किया ताकि संघवाद सहकारी संघवाद का रूप ले सके। लोक सेवकों को प्रशासन की रीढ़ बताते हुए उन्होंने कहा कि सिविल सेवक बदलाव के प्रभावी वाहक हैं और राष्ट्र के समग्र विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। You all are commendably engaged in transforming lives of 1/6 of the humanity. As a class, you are role model to millions and powerful influencers for effecting change and growth. Your positioning is on merit, evaluated by the most stringent selection process. It is beyond any largesse or patronage. It affords you sublime and godly opportunity to serve the people and bring about upliftment. You are significant stakeholders in ensuring progress of the nation. इस वर्ष सिविल सेवा दिवस का विषय है विकसित भारत, नागरिकों का सशक्तिकरण और आखिरी व्यक्ति तक पहुंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल सेवा दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में लोक सेवकों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज शाम एक वाहन में आग लगने से सेना के 5 जवानों की मौत हो गई। रक्षा प्रवक्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पुंछ जिले के भिम्बर गली से सांगयोद की ओर जाते समय सेना के वाहन में आग लग गई।
सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले 5 जवानों की मृत्यु के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दी है। ट्वीट संदेश में रक्षा मंत्री ने कहा कि वीर जवानों की मृत्यु पर उन्हें बेहद दुख है। उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। सूरत सत्र न्यायालय ने आज मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा ने मोदी सरनेम मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 2 वर्ष की सजा से राहत देने संबंधी राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है तमिल न सीख पाने का अफसोस। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 74वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री की वो बात जिसमें उन्होंने तमिल न सीख पाने पर अफसोस जताया है। स्वाधीन भारत में भाषाओं को लेकर संविधान सभा में काफी विचार हुआ था। तब सोच ये थी कि हर भारतीय को अपनी मातृभाषा से अलग किसी अन्य भारतीय भाषा को सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री भारतीय भाषाओं के प्रबल पैरोकार हैं। जब एक श्रोता ने उनसे पूछा कि जिंदगी में उन्हें किसी बात का अफसोस है, तो उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के जरिए इस सवाल का जवाब दिया। 28 फरवरी 2021 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो आप भी सुनिए। कुछ दिन पहले हैदराबाद की अपर्णा रेड्डी जी ने मुझसे ऐसा ही एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप इतने साल से पीएम है, इतने साल सीएम रहे, क्या आपको कभी लगता है कि कुछ कमी रह गई? अपर्णा जी का सवाल बहुत सहज है, लेकिन उतना ही मुश्किल भी। मैंने इस सवाल पर विचार किया और खुद से कहा, मेरी एक कमी ये रही कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया। मैं तमिल नहीं सीख पाया। यह एक ऐसी सुंदर भाषा है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। बहुत से लोगों ने मुझे तमिल लिटरेचर की क्वालिटी और इसमें लिखी गई कविताओं की गहराई के बारे में बहुत कुछ बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शिमला में मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास को देशवासियों को समर्पित किया। राष्ट्रपति निवास को प्रेसिडेंशियल रिट्रीट के रूप में जाना जाता था। लोग इस महीने की 23 तारीख से इसे देखने आ सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले मैच में मोहाली में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पंजाब किंग्स को 24 रन से हरा दिया है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 4 विकेट पर 174 रन बनाए थे। जवाब में पंजाब की टीम 18 ओवर और 2 गेंद में 150 रन पर सिमट गई। दिल्ली में इस समय दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5वें ओवर में 2 विकेट पर 31 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम और अरुणाचल प्रदेश ने अंतर्राज्य सीमा विवाद के निपटारे के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का काम समाप्त। गुजरात में नरोदा पाटिया मामले में विशेष अदालत ने माया कोडनानी सहित सभी आरोपियों को बरी किया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गैर सरकारी इकाइयों को आधार प्रमाणीकरण अधिकार देने संबंधी नियमों का प्रस्ताव किया। और आईपीएल क्रिकेट में मोहाली में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पंजाब किंग्स को 24 रन से हराया। दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।